नेपाल मंगलवार को गहरे राजनीतिक संकट में डूब गया जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। ये कदम राजधानी काठमांडू समेत देश भर में फैले युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के बीच आया, जो सोशल मीडिया प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था। बांग्लादेश की तरह विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया था। संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय समेत सरकारी भवनों को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, पीएम ओली और पूर्व प्रधानमंत्रियों के निजी घरों पर आग लगाई गई। इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार आरोपों के खिलाफ हुई। युवाओं की अगुवाई में यह आंदोलन तेजी से पूरे देश में फैल गया। पूर्व प्रधानमंत्रियों शेर बहादुर देवबा और पुष्प कमल दहल के घर पर आगजनी हुई। युवाओं के इस आक्रोश ने पूरी दुनिया को मानो दहला दिया। इस जन आक्रोश के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन इस बीच पूरे मामले पर एक और एंगल सामने आया है, जिसकी सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक काफी चर्चा हो रही है, और वो है नेपाल में विद्रोह के पीछे जाति का भी कनेक्शन है। नेपाल विद्रोह का जाति कनेक्शन क्या? एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट की काफी चर्चा है, जिसमें एंकर बताती है नेपाल के लोगों की नाराजगी रही है कि यहाँ की सरकार और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। नेपाल में सिर्फ 12.2% ब्राह्मणों का नेपाल की लगभग सभी बड़े पदों पर कब्जा है। नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन कहा जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, संसद के स्पीकर जैसे पदों पर ब्राह्मण बैठते रहे हैं। नेपाल में सबसे बड़ी जातीय समूह क्षेत्रीय है, जिन्हें भारत में राजपूत या क्षत्रिय कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्रीय 16.6% है। क्षेत्रीय और ब्राह्मणों को खस आर्य कहा जाता है। खस आर्य का ही संसद में कब्जा है। केपी शर्मा ओली भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भी ब्राह्मण ही थे। लोगों को इस बात का गुस्सा था कि दूसरी जातियों को समान अवसर नहीं मिले, जिसने कहीं न कहीं आक्रोश की मात्रा को बढ़ाने का काम किया। एक और टीवी डिबेट के दौरान ही नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार रितेश त्रिपाठी ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही। उन्होंने डिबेट के दौरान कहा, नेपाल में संकट का कारण एक जाति विशेष के लोगों को आगे रखना और दूसरों की अनदेखी करना भी है। राजशाही खत्म होने की वजह से ऐसा माहौल बना, ऐसा नहीं है। आज भी जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे राजशाही ही है। उन्होंने एक तंत्री शासन व्यवस्था लागू किया। एक ही वंश के लोग, एक ही धर्म के लोग और खासतौर पर ब्राह्मण और क्षेत्रीय समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाया। उसी तरह से संविधान बनाया। एक कानून ऐसा भी था जहां चोरी करने पर ब्राह्मण को कम सजा और दलित को ज्यादा सजा का प्रावधान तक था। इसके साथ ही 2023 में बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही पाया गया था। 26 मई 2023 को छपी इस रिपोर्ट की हेडलाइन थी, नेपाल में कम्युनिस्ट राज या ब्राह्मण राज। इस रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ दिखाया गया था कि तत्कालीन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ब्राह्मण, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ब्राह्मण, नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा ब्राह्मण, नेपाली संसद के स्पीकर देवराज घिमिरे सभी ब्राह्मण थे। तब के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हरिकृष्ण काकी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, वो क्षेत्रीय थे। नेपाल के पुलिस प्रमुख बसंत बहादुर कुंवर क्षेत्रीय थे। प्रचंड की पूरी कैबिनेट और सारे अहम मंत्रालय खस आर्यों के पास थी। नेपाल विद्रोह में जाति कनेक्शन की कितनी महत्ता थी, इसको लेकर बहस हो सकती है, लेकिन आंकड़ों को झुठलाया भी नहीं जा सकता। 2008 में 239 साल पुरानी राजशाही व्यवस्था खत्म होने के बाद नेपाल में लोकतंत्र आया था। लोकतंत्र आने के बाद इन 15 सालों में 9 प्रधानमंत्री बने। इनमें से 8 ब्राह्मण प्रधानमंत्री रहे और एक क्षेत्रीय। इस आंदोलन में ये साफ दिखा कि लोगों की नाराजगी सत्ता पक्ष से ही नहीं, विपक्ष से भी थी। ऐसा लगा कि पूरे पॉलिटिकल क्लास से ही लोग नाराज थे।